दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ बहुत बढ़िया होंगे, मजे में होंगे। मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूँ। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमने केवीएस पेडागोजी से रिलेटेड एक सीरीज स्टार्ट की है जो कि टीजीटी, पीजीटी और पीआरटी सभी पोस्ट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आज की इस वीडियो में हम उसी सीरीज का नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे और आज का हमारा टॉपिक है अंडरस्टैंडिंग एडल्सेंस, जो कि आपका 3rd नंबर वाला टॉपिक है। Understanding adolescence needs, challenges and implications for designing institutional sport। इस टॉपिक को आज की इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। देखिए, इस टॉपिक से रिलेटेड एमसीक्यूज मैंने आज की वीडियो में नहीं डाल पाऊंगी क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। टॉपिक अपने आप में बहुत बड़ा है, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में सिर्फ टॉपिक को समझेंगे, अगली वीडियो में इसी टॉपिक से रिलेटेड आप लोगों को एमसीक्यूज मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। व्हाट इज एडल्सेंस। देखिए, सबसे पहले हम एडल्सेंस को समझेंगे। एडल्सेंस को वैसे तो मैं करवा चुकी हूँ, लेकिन आज का ये अलग से टॉपिक है, तो हम आज की इस वीडियो में इसी टॉपिक को डिटेल में समझेंगे। एडल्सेंस का मतलब क्या होता है, हिंदी में हम इसको कहते हैं किशोरा अवस्था, ठीक है। किशोरा अवस्था क्या होती है, इसके बारे में हम बेसिक जानेंगे। तो देखिए, एडल्सेंस जो शब्द है वो लैटिन वर्ड एडोल्सियर से निकला है, जिसका मतलब होता है टू ग्रो, टू बिकम मैच्योर, यानी कि जिसका मतलब क्या होता है, मैच्योरिटी की तरफ जाना, यानी कि बच्चा मैच्योरिटी की तरफ ग्रो कर रहा है। It is a stage that lies between the age of 12 to 18 years and ends between the age of 18 to 21 years। देखिए, इस स्टेज की शुरुआत 12 से 18 साल, यानी कि 12 साल के आसपास इसकी शुरुआत हो जाती है और इसका जो एंड पॉइंट होता है, यानी कि कब तक ये रहती है, 21 ईयर्स की एज तक। एडल्सेंस इज द ट्रांजिशनल स्टेज ऑफ चाइल्डहुड एंड एडल्टहुड व्हेन अ चाइल्ड डेवलप्स फिजिकली एंड साइकोलॉजिकली इनटू एन एडल्ट। देखिए, एडल्सेंस यानी कि जो किशोरा अवस्था होती है वो एक ट्रांजिशनल पीरियड होता है चाइल्डहुड और एडल्टहुड के बीच का। यानी कि ये अवस्था किसके बीच में होती है, चाइल्डहुड के बाद शुरू होती है और एडल्टहुड से पहले की। तो इन दोनों अवस्थाओं के बीच का समय होता है एडल्सेंस, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चे में जो है दोनों तरह के चेंजेस देखने को मिलेंगे, फिजिकल चेंजेस भी और साथ ही साइकोलॉजिकल चेंजेस भी यहाँ बच्चे में देखने को मिलेंगे। तो जो चेंजेस होते हैं वो जो एक्सटर्नल चेंजेस होते हैं कुछ, और कुछ इंटरनल चेंजेस होते हैं। तो जो एक्सटर्नल चेंजेस होते हैं वो विजिबल होते हैं, लेकिन जो इंटरनल चेंजेस होते हैं उनको हम नहीं देख सकते। तो वैसे तो ये जो चेंजेस होते हैं नेचुरल होते हैं, बिल्कुल नॉर्मल होते हैं, और ये किसके कारण होते हैं, बच्चों में जो हार्मोन चेंज होते हैं उनके कारण इस तरह के चेंजेस देखने को मिलते हैं। तो एडल्सेंस जो है एक ऐसी स्टेज होती है जिसको स्ट्रेस और स्टॉर्म की स्टेज कहा जाता है। देखिए, बहुत बार आप लोगों ने सीटेट में देखा होगा, बहुत बार ये क्वेश्चन आ चुका है कि स्ट्रेस और स्टॉर्म की जो स्टेज होती है वो कौन सी होती है, तो वो एडल्सेंस होती है। यानी कि किशोरा अवस्था को हम आंधी तूफान की अवस्था कहते हैं। क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर बच्चों का कॉन्फ्लिक्ट स्पेशली अपने पेरेंट्स के साथ रहता है, मूडी होते हैं, इमोशनली जो है अनस्टेबल रहते हैं, कभी बहुत जल्दी स्ट्रेस ले लेते हैं, इनसिक्योर फील करते हैं, ठीक है, डिप्रेशन, एंजाइटी, ये सारी प्रॉब्लम उनको यहाँ पर रहती हैं। तो इसलिए जो है इसको क्या कहा जाता है, स्ट्रेस और स्टॉर्म की। और ज्यादातर टाइम जो है अपना बाहर अपने दोस्तों के साथ स्पेंड करना पसंद करते हैं। और ये जो टर्म है स्टॉर्म एंड स्ट्रेस, ये किसके द्वारा कॉइन की गई थी, ये जो टर्म है ये स्टैनली हॉल के द्वारा अपनी एडल्सेंस बुक उन्होंने लिखी थी 1904 में। उसमें इस टर्म का उन्होंने यूज किया था कि ये जो अवस्था है ये स्ट्रेस एंड स्टॉर्म की अवस्था है। जहां पर आप लोगों से ये मीनिंग भी पूछा जा सकता है कि जो टर्म यूज की गई है स्टॉर्म एंड स्ट्रेस, स्टॉर्म का क्या मतलब होता है, स्ट्रेस का क्या मतलब होता है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए। स्टॉर्म का मतलब होता है डिक्रीज लेवल ऑफ सेल्फ कंट्रोल, यानी कि तूफान इसलिए ले आते हैं क्योंकि उनका अपने ऊपर कंट्रोल नहीं रहता। और स्ट्रेस का मतलब क्या होता है, इंक्रीज लेवल ऑफ सेंसिटिविटी, यानी कि बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं इस स्टेज में। तो इसलिए इसको स्ट्रेस और स्टॉर्म की अवस्था कहा जाता है। स्ट्रेस का मतलब क्या होता है, स्टॉर्म का मतलब क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए। फादर ऑफ एडल्सेंस यानी कि किशोरा अवस्था के फादर किसको कहा जाता है, तो वो कौन है, स्टैनली हॉल है, ठीक है। द टर्म प्यूबर्टी इज समटाइम्स इक्वेटेड विद एडल्सेंस। Both the terms are not the same. Puberty is only a small part of the larger process of adolescence। देखिए, एक टर्म है प्यूबर्टी, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल सकता है। तो प्यूबर्टी का हिंदी मीनिंग होता है यौवन आरंभ। तो कई बार क्या होता है, एडल्सेंस और प्यूबर्टी दोनों को एक ही चीज समझ लिया जाता है, तो दोनों टर्म बिल्कुल डिफरेंट है। प्यूबर्टी का मतलब होता है बच्चा एडल्सेंस की तरफ बढ़ रहा है, एक तरह से एडल्सेंस का स्मॉल पार्ट हम इसको कह सकते हैं, या इसके लिए हम अर्ली या प्री एडल्सेंस शब्द का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि जो 10 से 12 साल की उम्र होती है उसको क्या कहा जाता है, प्यूबर्टी टाइम कहा जाता है।
तो एक तरह से जो किशोरा अवस्था होती है उसकी जो शुरुआत होती है उसको प्यूबर्टी टाइम कहा जाता है। तो प्यूबर्टी का मतलब क्या होता है? इज द प्रोसेस ऑफ फिजिकल चेंजेस through which a child's body matures into an adult body capable of sexual reproduction। यानी कि यहाँ पर बच्चे में कुछ फिजिकल चेंजेस देखने को मिलते हैं, यानी कि फिजिकली वो एक एडल्ट की तरह मेच्योरिटी उसमें दिखाई देती है, जहां पर बच्चे में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की कैपेबिलिटीज देखी जा सकती है। मोस्ट क्रिटिकल फेज ऑफ अ पर्सन्स लाइफ, देखिए किसी भी व्यक्ति की लाइफ का बहुत ही क्रिटिकल फेज होता है ये जो एडल्सेंस स्टेज होती है। ये एडजस्टमेंट की प्रॉब्लम यहाँ बच्चों को रहती है, इसको अनरियलिज्म की स्टेज भी कहा जाता है। अनरियलिज्म क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो किशोर होता है वो वास्तविक दुनिया में न रहकर काल्पनिक दुनिया में रहता है, ठीक है, इसलिए इसको अनरियलिज्म की स्टेज भी कहा जाता है, क्योंकि इमेजिनेशन हवाई के लिए वो बनाता रहता है। इसकी स्टेजेस की अगर हम बात करें तो 3 मेन स्टेजेस हैं, प्री एडल्सेंस, अर्ली एडल्सेंस और लेट एडल्सेंस। तो गर्ल्स में जो है प्री एडल्सेंस का जो टाइम पीरियड होता है वो क्या होता है और बॉयज में क्या होता है, ये आप लोग एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि एग्जामिनर इस तरह से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स थी जो कि एडल्सेंस से रिलेटेड थी, यानी कि एडल्सेंस होता क्या है, इसको क्या क्या कहा जाता है। अब हम बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स की। वैसे तो जो टर्म्स हमने डिस्कस की हैं उन्हीं के अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स आ चुकी हैं, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ। तो यहाँ पर मैं बता दूं कि जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं एडल्सेंस की, यानी कि किशोरावस्था की जो विशेषताएं हैं, यहाँ पर मैंने सिर्फ 5-6 कुछ मेन कैरेक्टरिस्टिक्स डाली हैं। बाकी आप लोगों को जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो किस तरह से पढ़नी पड़ेगी, यानी कि जो हमने डोमेन्स डिस्कस किया था, फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल, इमोशनल और मोरल डेवलपमेंट जो हमने डिस्कस किया था, उसमें मैंने अलग अलग स्टेजेस के दौरान बच्चे में किस तरह के चेंजेस होंगे वो सारे बताए थे। तो जैसे फिजिकल डेवलपमेंट की जब हम बात करते हैं तो जब एडल्सेंस स्टेज होती है तो बच्चे में किस तरह के फिजिकल चेंजेस देखने को मिलेंगे। कॉग्निटिव डेवलपमेंट की जब हम बात करते हैं या कॉग्निटिव एस्पेक्ट की जब बात करते हैं तो एडल्सेंस के दौरान बच्चे में कॉग्निटिव लेवल पर क्या चेंजेस देखने को मिलेंगे, सोशली क्या चेंजेस देखने को मिलेंगे, इमोशनली क्या चेंजेस देखने को मिलेंगे और मोरली किस तरह के चेंजेस देखने को मिलेंगे। ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स मैं वहां पर समझा चुकी हूँ, उस वीडियो को आप जरूर देखिएगा। यहाँ मैं सिर्फ कुछ मेन कैरेक्टरिस्टिक्स आप लोगों को बता रही हूँ एडल्सेंस की, यानी कि किशोरावस्था की कुछ मेन विशेषता यहाँ पर मैं बता रही हूँ, जो कि पीछे हम डिस्कस भी कर चुके हैं। तो ये ट्रांजिशनल पीरियड होता है, बच्चे में फिजिकल और साइकोलॉजिकल चेंजेस देखने को मिलते हैं। टाइम ऑफ अनरियलिज्म, यानी कि अवास्तविकता का टाइम हम इसको कहते हैं। प्रॉब्लम एज इसको कहा जाता है। यहाँ पर बच्चे में प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स देखने को मिलती हैं। फिजिकल चेंजेस की हम बात कर चुके हैं, कुछ फिजिकल चेंजेस यहाँ बच्चे में देखने को मिलते हैं, क्योंकि बच्चा जो है चाइल्ड से एडल्ट की तरफ ग्रो कर रहा है, तो कुछ हार्मोनिकल चेंजेस उसमें आते हैं। एज ऑफ सर्च फॉर आइडेंटिटी, यहाँ पर बच्चा अपनी पहचान बनाने की कोशिश करता है। इसके अलावा हीरोइज्म है, यानी कि हीरो वर्शिप की जो क्वालिटी होती है वो कौन से एस्पेक्ट के दौरान होगी, पीर प्रेशर रहता है या पॉलिटिकल पार्टीज का इन्फ्लुएंस रहता है। ये बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये अलग अलग डोमेन में मैंने आप लोगों को पढ़ाई है, तो उनको जरूर देखिएगा, तभी आप लोगों को ये जो टॉपिक है एडल्सेंस का अलग अलग एस्पेक्ट में कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स देखने को मिलेंगी तब अच्छे से आपको समझ आ जाएगा। अब हम बात करेंगे नीड्स ऑफ एडल्सेंट्स, यानी कि जो किशोर होता है उसकी आवश्यकताएं क्या क्या होती है। तो देखिए वैसे अगर हम नीड्स की बात करें तो वो वेरी करती रहती है, लेकिन कुछ कॉमन नीड्स की यहाँ हम बात करेंगे, क्या क्या कॉमन नीड्स हो सकती हैं किशोरों की। फर्स्ट है फिजिकल एंड इमोशनल सेफ्टी की नीड, यानी कि शारीरिक और संवेगात्मक सुरक्षा की। तो जैसे ही बच्चा जो है प्यूबर्टी यानी कि अर्ली एडल्सेंस में प्रवेश करता है तो उसके सामने कुछ चैलेंजेस होते हैं, उनके इंटरपर्सनल रिलेशनशिप जो होते हैं उनमें उनको कुछ चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। तो यहाँ पर बच्चे के लिए जो है सिक्योर और सपोर्टिव इन्वायरमेंट अगर हो तो वो फिजिकली और इमोशनली सेफ महसूस करेगा। तो बहुत जरूरी है फिजिकल और इमोशनल सेफ्टी की नीड। नेक्स्ट है आइडेंटिटी फॉर्मेशन। देखिए जो किशोर होता है वो अपनी पहचान बनाने की कोशिश कर रहा होता है इस स्टेज में। तो जो बच्चा होता है, जो इंडिविजुअल होता है, वो अपनी आइडेंटिटीज, वैल्यूज और बिलीफ को एक्सप्लोर और एक्सप्रेस करने की कोशिश करता है। तो इस तरह की अपॉर्चुनिटीज की उसको आवश्यकता होती है ताकि वो अपनी पहचान का निर्माण कर सके, अपनी पहचान बना सके। नेक्स्ट है इंडिपेंडेंस एंड ऑटोनोमी, यानी कि स्वतंत्रता और स्वायत्तता की आवश्यकता। देखिए एज दे मूव टूवर्ड्स एडल्टहुड, यानी कि जब जो किशोर होता है वो एडल्टहुड की तरफ, वयस्क अवस्था की तरफ जा रहा होता है, तो उनको इस तरह की अपॉर्चुनिटीज दी जाए ताकि वो अपनी स्वतंत्रता और अपने आप को आत्मनिर्भर बना सके। इस तरह के अवसर उनको दिए जाने चाहिए, इस तरह के अवसरों की आवश्यकता उनको होती है। नेक्स्ट है रिलेशनशिप बिल्डिंग। देखिए संबंध निर्माण की आवश्यकता। एडल्सेंट्स नीड सपोर्टिव रिलेशनशिप्स विद पीयर्स, फैमिलीज एंड मेंटर्स टू हेल्प देम नेविगेट द चैलेंजेस ऑफ दिस स्टेज ऑफ लाइफ।
देखिए, जो किशोर होते हैं, जो एडolescents होते हैं, इस स्टेज में बहुत सारी चुनौतियों का सामना करते हैं। तो उनके जो रिलेशनशिप हैं वो अगर सपोर्टिव होंगे, उनके पेरेंट्स, उनके साथी और जो भी मेंटर्स हैं उनके अगर रिलेशनशिप सपोर्टिव होंगे तो वो क्या कर पाएंगे कि इन चुनौतियों का सामना वो आसानी से कर सकते हैं। तो उनको सपोर्टिव रिलेशनशिप की भी आवश्यकता होती है। तो ये कुछ बेसिक नीड्स की हमने बात की। अब हम बात करेंगे चैलेंजेस ड्यूरिंग एडolescence। देखिए, किशोरा अवस्था के दौरान बच्चों के सामने क्या क्या चैलेंजेस आते हैं। तो कुछ कॉमन चैलेंजेस यहाँ पर मैं आप लोगों को बता रही हूँ। मेंटल हेल्थ यानी कि मानसिक स्वास्थ्य से रिलेटेड प्रॉब्लम यहाँ बच्चों को फेस करनी पड़ती है। स्ट्रेस, एंजाइटी एंड डिप्रेशन आर कॉमन ड्यूरिंग दिस पीरियड एज एडolescents फेस प्रेशर टू परफॉर्म एकेडमिकली, सोशली एंड इमोशनली। देखिए, यहाँ पर जो किशोर होता है उसके ऊपर एकेडमिकली, सोशली और इमोशनली बहुत ज्यादा प्रेशर होता है, जिसके कारण वो स्ट्रेस, एंजाइटी और डिप्रेशन का शिकार रहता है। ये सारी प्रॉब्लम उसको फेस करनी पड़ती है। नेक्स्ट है सब्सटेंस अब्यूज। सब्सटेंस अब्यूज इज अ सिग्निफिकेंट रिस्क फैक्टर फॉर एडolescents particularly during times of stress and insecurity। देखिए, जो किशोर होता है जब वो बहुत ज्यादा प्रेशर में होता है, उसके ऊपर बहुत ज्यादा स्ट्रेस होता है या उसके अंदर जो है इनसिक्योरिटी की फीलिंग होती है, तो वो कुछ ना कुछ सब्सटेंस यूज करने लग जाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है, यानी कि जैसे अल्कोहल या ड्रिंकिंग का वो सेवन करने लग जाते हैं ताकि अपनी जो भी स्ट्रेस, तनाव उनके ऊपर है उसको कम कर सकें। नेक्स्ट है रिस्क टेकिंग बिहेवियर। देखिए, कई बार क्या होता है, जो एडolescent होता है, जो किशोर बच्चा होता है, वो इस तरह के कामों में इंगेज हो जाता है जो कि बहुत ही रिस्की होते हैं, जैसे किसी ड्रग सप्लाई वगैरह में इंगेज हो जाते हैं या अनप्रोटेक्टेड सेक्स हम कह सकते हैं। वो ऐसे काम क्यों कर जाते हैं? क्योंकि वो सोचते हैं कि वो बहुत ज्यादा स्वतंत्र है और अपनी आइडेंटिटी या अपनी पहचान को बना सकते हैं, स्टैब्लिश कर सकते हैं। तो ये सब चीजें दिखाने के लिए वो रिस्की व्यवहार भी कई बार कर जाते हैं। नेक्स्ट है कॉन्फ्लिक्ट विद पेरेंट्स। देखिए, बच्चों का जो है यानी कि जो किशोर होते हैं उनका अपने पेरेंट्स के साथ बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट रहता है, यानी कि उनके दोनों के विचार बहुत कंट्राडिक्टरी होते हैं। क्यों? क्योंकि पेरेंट्स कुछ कहना चाहते हैं, बच्चे बिल्कुल सुनना नहीं चाहते। वो अपने आप को एक तरह से इंडिपेंडेंट मानना शुरू कर देते हैं। वो क्या चाहते हैं? वो स्वतंत्रता और ऑटोनॉमी यानी कि स्वायत्तता चाहते हैं। वो किसी अथॉरिटी फिगर के अंडर काम नहीं करना चाहते। ठीक है। नेक्स्ट है मूड डिस्ट्रप्शन। देखिए, यहाँ पर जो किशोर होता है उसका जो मूड होता है वो बदलता रहता है, यानी कि किस कारण से बदलता है? एक तो हार्मोनल चेंजेस के कारण और दूसरा साइकोलॉजिकल स्ट्रेस की बात हम कर सकते हैं, यानी कि साइकोलॉजिकली भी उनमें कुछ चेंजेस देखने को मिलते हैं। तो कई बार क्या होता है कि वो बहुत ज्यादा गुस्से में होते हैं, कभी डिप्रेशन में, कभी एंजाइटी का शिकार हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? क्योंकि जो उनके इमोशंस होते हैं, इमोशनली वो मैच्योर नहीं होते, अपने इमोशंस पर वो कंट्रोल नहीं कर पाते। इसके कारण उनका जो मूड होता है वो स्विंग करता रहता है, बार बार बदलता रहता है। ठीक है। तो ये कुछ मेन चैलेंजेस की बात हमने की जो कि एडolescence के दौरान देखे जा सकते हैं। अब हम बात करेंगे इम्प्लीकेशंस फॉर डिजाइनिंग इंस्टीट्यूशनल स्पोर्ट। देखिए, पहले तो आप लोगों को इसका मतलब पता होना चाहिए। डिजाइनिंग इंस्टीट्यूशनल स्पोर्ट का मतलब क्या है? इंस्टीट्यूशनल का मतलब होता है संस्थागत। ठीक है। संस्थागत स्पोर्ट का मतलब सहायता और डिजाइनिंग का मतलब है रूपरेखा तैयार करना। ठीक है। कहने का मतलब क्या है? इम्प्लीकेशन का मतलब जो भी निहितार्थ होंगे, जो फायदे होंगे। ठीक है। यानी कि संस्थागत सहायता की जो रूपरेखा डिजाइन की जाए, यानी कि किस तरह से जो इंस्टीट्यूट्स हैं वो एडolescent किशोर बच्चों की सहायता कर सकते हैं। तो जो भी कार्यक्रम तैयार किए जाएं उनका जो इम्प्लीकेशन रहेगा वो क्या रहेगा, मेनली ये पूछा गया है। तो सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट, जो संस्थागत सहायता होती है वो क्या क्या हो सकती है, यानी कि इंस्टीट्यूट जो है किस तरह से एडolescents जो किशोर बच्चे हैं उनकी सहायता कर सकता है। तो एक फर्स्ट पॉइंट है सेफ एंड स्पोर्टिव इन्वायरमेंट। जो भी इंस्टीट्यूट होंगे वो बच्चों को सेफ और सिक्योर स्पोर्टिव इन्वायरमेंट प्रदान कर सकते हैं। अपॉर्चुनिटीज फॉर पर्सनल एंड एकेडमिक डेवलपमेंट, यानी कि उनकी पर्सनल और एकेडमिक डेवलपमेंट के लिए कुछ ना कुछ अवसर उनको प्रदान किए जा सकते हैं। मेंटल हेल्थ सपोर्ट उनको दिया जा सकता है। पॉजिटिव रिलेशनशिप। देखिए, इंस्टीट्यूट जो है बच्चों को अपने जो भी उनके साथी लोग हैं, एडल्ट्स हैं, उनके साथ उनकी रिलेशनशिप बेहतर बन सके, इस तरह की अपॉर्चुनिटीज या इस तरह के कार्यक्रम अपने इंस्टीट्यूट में ऑर्गेनाइज करके उनकी हेल्प कर सकते हैं ताकि उनके जो रिलेशनशिप है वो बेहतर बन सके। तो इस तरह से जो इंस्टीट्यूट होता है वो सपोर्ट कर सकता है एक एडolescent की। ये हमने बेसिक चीजें जानी कि भाई इंस्टीट्यूट किस तरह से सपोर्ट कर सकता है। अब हम बात करेंगे इम्प्लीकेशन की, यानी कि इम्प्लीकेशंस फॉर डिजाइनिंग इंस्टीट्यूशनल स्पोर्ट्स, यानी कि जो संस्थागत सहायता की जो रूपरेखा तैयार की जाए उसका इम्प्लीकेशन क्या क्या हो सकता है। तो कुछ मेन पॉइंट्स यहाँ मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि ये इम्प्लीकेशन हो सकते हैं। जबकि जो भी इंस्टीट्यूशनल स्पोर्ट डिजाइन किया जाए तो उसमें ये इम्प्लीकेशंस कंसिडर किए जा सकते हैं।
To support adolescents effectively, it is important to consider the following implications for designing institutional sport. First point है developmental changes. देखिए जो adolescents होते हैं वो बहुत sensitive होते हैं, ठीक है, यानी कि उनको इस तरह का स्पोर्ट चाहिए होता है जो उनकी डेवलपमेंटल नीड्स को पूरा कर सके। डेवलपमेंटल नीड्स में यानी कि ग्रोइंग इंडिपेंडेंस और आइडेंटिटी फॉर्मेशन की हम ज्यादातर बात करते हैं, यानी कि वो इंडिपेंडेंट रहना चाहता है, एक अपनी पहचान का वो निर्माण करना चाहता है। तो इस तरह की अपॉर्चुनिटीज या इस तरह के कार्यक्रम जो है इंस्टीट्यूट में बनाए जाए ताकि उनकी जो डेवलपमेंटल नीड्स है वहां पर उनको फायदा हो सके। नेक्स्ट है कॉग्निटिव डेवलपमेंट। देखिए एडल्सेंट्स आर कैपेबल ऑफ मोर कॉम्प्लेक्स रीजनिंग एंड एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग विच शुड बी टेकन इनटू अकाउंट when designing sport programs and activities। तो देखिए जो एडल्सेंट्स होते हैं वो कॉम्प्लेक्स रीजनिंग और उनमें एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग का डेवलपमेंट हो जाता है जब हम कॉग्निटिव एस्पेक्ट की बात करते हैं, यानी कि उनका लेवल जो है कॉग्निटिव लेवल काफी हाई हो जाता है। तो जो भी प्रोग्राम जो भी एक्टिविटीज ऑर्गेनाइज की जाए तो उसमें जो है उनके कॉग्निटिव लेवल को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नेक्स्ट पॉइंट है इमोशनल रेगुलेशन। देखिए जो एडल्सेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं, इमोशनली जो है अपने इमोशंस के साथ उनका स्ट्रगल चलता रहता है क्योंकि वो इमोशनली स्ट्रांग नहीं होते हैं, मैच्योर नहीं होते, अनस्टेबल हम कह सकते हैं, क्योंकि बहुत जल्दी वो स्ट्रेस में आ जाते हैं, एंजाइटी डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं, तो अपने इमोशंस पर वो कंट्रोल नहीं कर पाते। तो जो भी स्पोर्ट प्रोग्राम तैयार किए जाए वो इस तरह की अपॉर्चुनिटीज प्रदान करें ताकि जो भी एडल्सेंट्स हैं, जो किशोर बच्चे हैं, वो अपनी खुद की मतलब सेल्फ केयर प्रैक्टिसेस प्रोग्राम उनके अंदर होने चाहिए ताकि वो अपनी केयर खुद कर सकें, ठीक है, इस तरह की स्ट्रेटेजीज बनाई जाएं। नेक्स्ट है सोशल कनेक्शंस, यानी कि सामाजिक संबंध हम इसको कह सकते हैं। एडल्सेंट्स रिक्वायर अपॉर्चुनिटीज फॉर मीनिंगफुल सोशल कनेक्शंस इंक्लूडिंग पॉजिटिव रिलेशनशिप्स विद पीयर्स एंड एडल्ट्स। Institutional sport should foster these connections through activities, programs and other initiatives। देखिए जो एडल्सेंट यानी कि जो किशोर होता है वो अपने रिलेशनशिप दूसरे लोगों के साथ यानी कि अपने माता पिता, साथी लोग, उनके जो मेंटर्स हैं उनके साथ बेहतर रिलेशनशिप बन सके, सामाजिक तौर पर वो परिपक्व हो सके। तो इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट क्या हो सकता है कि भाई इस तरह के कार्यक्रम, प्रोग्राम या इस तरह के इनिशिएटिव लिए जाने चाहिए इंस्टीट्यूशंस के द्वारा ताकि इस तरह के जो सोशल कनेक्शंस हैं उनको बेहतर बनाया जा सके या उनके जो रिलेशनशिप हैं उनको फोस्टर किया जा सके, उनको बढ़ावा दिया जा सके ताकि वो बेहतर बन सके। नेक्स्ट है डाइवर्सिटी। देखिए डाइवर्सिटी का मतलब होता है विविधता। तो जो एडल्सेंट्स होते हैं वो किसी एक पर्टिकुलर जगह से तो नहीं आते, यानी कि किसी भी संस्था में जब वो प्रवेश लेते हैं तो एक पर्टिकुलर जगह के तो बच्चे नहीं होते, अलग अलग बैकग्राउंड के होते हैं, डाइवर्स बैकग्राउंड उनका होता है, कोई साउथ का है, कोई नॉर्थ का है, कोई नॉर्थ ईस्ट का है, ठीक है। तो उनके जो एक्सपीरियंसेस और पर्सपेक्टिव होते हैं वो बिल्कुल यूनिक होते हैं। तो जो भी स्पोर्ट प्रोग्राम बनाए जाए यानी कि जो इंस्टीट्यूट स्पोर्ट प्रोग्राम तैयार करे उसमें एक तो क्या होना चाहिए, एक तो वो कल्चरली रिस्पॉन्सिव होने चाहिए यानी कि उनकी संस्कृति का प्रभाव होना चाहिए, सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी होने चाहिए। दूसरा इंक्लूसिव होने चाहिए। इंक्लूसिव किस लिए होने चाहिए? ताकि जितने भी इंडिविजुअल्स हैं उनकी सभी की जो नीड्स है उनको ध्यान में रखकर वो बनाए जाने चाहिए। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इम्प्लीकेशंस हम कह सकते हैं, यानी कि इन इम्प्लीकेशंस को कंसीडर किया जा सकता है जब कोई संस्थागत सहायता की रूपरेखा तैयार की जाए ताकि जो एडल्सेंट्स हैं, जो किशोर बच्चे हैं, उनकी जो भी नीड और चैलेंजेस हैं उन यानी कि उनकी जो आवश्यकता है और उनकी जो चुनौतियां हैं उनका सामना वो कर सके।